अपने यहाँ जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, जाति पूछी नहीं जाती, बल्कि जो दलित जातियां हैं, जिनको समाज में सम्मान कम मिलता है, हमारे संगठन का ये नियम है कि हमें उनको ज्यादा सम्मान देना है, उनसे ज्यादा प्रेम दिखाना है, उनको ज्यादा आदर देना है, सबको देना है, लेकिन उनको ऐसा महसूस हो कि इस संगठन में किसी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होता। हमारे संगठन में जो शीर्ष व्यक्ति हैं, आपको उनकी जाति पता नहीं लगेगी उनके नाम से। कोई कोई पुराने जो व्यक्ति हैं उनको पता लग जाए तो बात अलग है, लेकिन जाति से पता नहीं लगता अभी तो, क्योंकि मीडिया में, राजनीति में पूज्य स्वामी जी महाराज की जाति का पता लग जाता है, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज की जाति पहले 10 साल पहले तक, तो 2014 से पहले तो किसी को पता ही नहीं थी। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क ब्राह्मण है, हाथ क्षत्रिय है, पेट उधर हमारा वैश्य है, और हमारे पैर जो सब जगह हमें लेकर जाते हैं, सब कुछ हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं, वो शूद्र हैं। तो चारों जातियां हमारे शरीर के अंदर ही हैं। हम पैरों को नहीं काट सकते, हाथों को अलग नहीं कर सकते। यही हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था है और इसी का पालन करना है। तो हमारे कार्यकर्ता के सब सिद्धांत क्या है कि वह राष्ट्रवादी होगा। उसकी पहली शर्त है कि वो राष्ट्रवादी होगा। दूसरी शर्त है कि वो पराक्रमशील होगा, वो मौन नहीं रहेगा यदि कहीं अन्याय अत्याचार हो रहा है तो। राष्ट्रहित में, देश धर्म संस्कृति के लिए जहां उसको आदेश निर्देश मिले तो व्यक्तिगत जीवन में वो पराक्रमशीलता रखेगा, पारदर्शिता रखेगा। हमारा कार्यकर्ता पारदर्शी होगा। हमारा कार्यकर्ता ऐसा नहीं होगा कि सामने बैठे तो शराब नहीं पीता, लेकिन पार्टी के अंदर छुप के शराब पी सकता है। तो हमारे कार्यकर्ता का जीवन कैसा होगा? पारदर्शी होगा, जैसा बाहर से वैसा ही अंदर से। हमारा कार्यकर्ता दूरदर्शी होगा। हमें छोटा नहीं सोचना, हमें दूरदर्शी होना है। हम कोई नियम नीति बनाएंगे, कोई कार्यक्रम बनाएंगे, कोई आंदोलन धरना प्रदर्शन करेंगे, कोई लक्ष्य करेंगे, तो वो लक्ष्य दूरगामी होगा। राजनीतिक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है तो उनका लक्ष्य क्या होता है? गांव में बहुत से लोगों का लक्ष्य है केवल प्रधान बन जाएं, केवल एमएलए बन जाएं, इतना लक्ष्य होता है ना। हमारा लक्ष्य ये नहीं है, हमारा लक्ष्य दूरदर्शी है। व्यक्तिगत जीवन में हमें सुख प्राप्त करना है, निरोगी शरीर लेना है। हमें कोई ठेका कोटा परमिट लेके भ्रष्टाचार नहीं करना। हमारा दूरदर्शिता यह है कि हम इस जीवन को भी अच्छा करेंगे और अगले जीवन को भी अच्छा करने वाले हैं। यह हमारे जीवन का उद्देश्य है। छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन नहीं जीना, छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए, कुछ पाप करने के लिए, कहीं गलत काम करने के लिए हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा जीवन नहीं है। तो हमारा कार्यकर्ता क्या होगा? दूरदर्शी होगा। दूरदर्शिता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जैसे गोरक्षा है, अभी गोरक्षा के विषय में सामान्य व्यक्ति क्या कहता है? गौशाला खोल लेंगे तो गोरक्षा हो जाएगी। गौशाला से भी गोरक्षा होती है, लेकिन गो माता का संवर्धन करना है। तो गाय जब तक किसान नहीं रखेगा तब तक गौ माता का संवर्धन होगा। तो बाकी संस्थाएं क्या सोचती हैं कि गौशाला खोल लें, पतंजलि क्या सोचता है कि केवल गौशाला नहीं खोलनी, गाय को किसान कैसे रखे, इसलिए उसके गोबर से, गोमूत्र से कीटनाशक पेस्टिसाइड कैसे बनाएं, किसान को यूरिया डीएपी नहीं खरीदनी पड़े, उसका फार्मूला उनको देना, हर घर गौशाला बने, इसके लिए योजना बनानी, और गाय की जो नस्ल कम दूध देती है, ऐसी दूरदर्शी 20 साल 30 साल की योजना बनानी कि गाय की जो नस्ल खराब हो गई है। आज हमारी देसी गाय थी, पहले 100 साल पहले तो सब देसी थी ना, कोई विदेशी गाय नहीं थी। उस देसी गाय को विदेशी होल्स्टीन फ्रीजर, विदेशी नस्ल के सांड के सीमन से निषेचित करके जो बछड़ी या बछड़ा पैदा हुआ, उसकी नस्ल खराब हुई या नहीं हुई? उस खराब हुई नस्ल को भी दोबारा से सुधार करना है। तो पतंजलि की योजना है कि देसी नस्ल के नंदी को और देसी नस्ल की गाय को लेकर उनका भ्रूण बनाकर, वो जो संकर नस्ल की गाय है उसकी केवल कोख का प्रयोग करें। बीज अच्छी नस्ल की देसी गाय का हो तो उसकी कोख से जो नई बछड़ी पैदा होगी वो वर्णशंकर पैदा होगी या देसी पैदा होगी? गाय को ज्यादा दूध देने वाली पैदा होगी ना। और जब गाय दूध 2 लीटर की जगह 20 लीटर देगी तो किसान जब उसको रखेगा तो उसका आर्थिक स्वावलंबन आएगा। वो गौ माता को रखेगा कि नहीं रखेगा? तो गोरक्षा को लेकर पतंजलि का विजन क्या है कि किसान घर में रखे, केवल गौशाला नहीं। पुराने भारत में कभी भी गौशाला नहीं होती थी, हर व्यक्ति घर में गाय रखता था क्योंकि गाय इतनी उपयोगी थी। तो अभी गाय की उपयोगिता
विदेशी कृषि व्यवस्था ने नष्ट कर दी, उस उपयोगिता को दोबारा से लाना, तभी तो गौ माता 100 200 500 साल बचेगी। क्या गौशाला में बच सकती है क्या? सोचकर बताइए, गौशाला से रक्षा होगी या किसान के घर से रक्षा होगी? तो गौ माता किसान के घर में हो तो इसके लिए योजना पतंजलि जैसी होनी चाहिए या तात्कालिक योजना होनी चाहिए? तो आपको समझ आया दूरदर्शिता का मतलब क्या है? तो ये दूरदर्शिता भी हमने आपके सामने रखी और इसके साथ साथ पतंजलि क्या कर रही है वो भी हमने आपके सामने रखा। हमारी जो छठा सिद्धांत है वो है मानवतावादी। हम मानवतावादी होंगे, हम ऐसा नहीं कि कोई सामने मुसलमान है तो उससे द्वेष करेंगे, उससे झगड़ा करेंगे, पहचान करेंगे। हमें शत्रुबोध का एहसास होगा कि कौन व्यक्ति किसकी क्या विचारधारा है, किससे हमें क्या हानि है, लेकिन हम मानवतावादी होंगे। हम धर्म के आधार पर, मत पंथ जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, पुरुष स्त्री के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। तो हमारा दृष्टिकोण क्या होगा? मानवतावादी। हमारे अगला सिद्धांत है कि हम आध्यात्मवादी होंगे। धार्मिकता क्या है? धार्मिकता अलग अलग मत पंथ संप्रदायों के जो गुरु लिख देते हैं, कह देते हैं, जो वो सिद्धांत बनाते हैं उसी का पालन करते हैं। और आध्यात्मिकता क्या है? जो सार्वभौमिक वैज्ञानिक सत्य हैं, जो सबके मानव और सब जीवों के लिए हितकर हैं, हम उन नियमों को मानने वाले हैं। हमारा जो सनातन धर्म है वो धार्मिक मत पंथ नहीं है, वो आध्यात्मिक जीवन पद्धति है। तो हम सनातन के उन आध्यात्मिक शाश्वत जीवन मूल्यों को मानने वाले हैं। तो हम क्या हैं? आध्यात्मवादी। क्या है? क्या है? आध्यात्मवादी। तो हमारा सिद्धांत आध्यात्मवादिता है। हम अपने जीवन में पराक्रमी तो होंगे, लेकिन पराक्रमी होने का मतलब यह नहीं है कि विनयशील नहीं होंगे। हम अपने जीवन में पराक्रमी भी होंगे और विनयशीलता भी रखेंगे। प्यार से बात करना, विद्वानों को सम्मान देना, झुक के बात करना, बच्चे का भी अपमान नहीं करना, किसी से कठोरता से भाषण नहीं करना, तो विनयशीलता भी रहनी है। हमारी सप्त मर्यादाएं हैं। हमारी पहली मर्यादा है कि हमारा कार्यकर्ता, हमारा योग शिक्षक शाकाहारी होगा। पूज्य स्वामी जी महाराज का शिष्य और हमारा योग शिक्षक क्या होगा? शाकाहारी होगा। यदि कोई मांस का, नॉनवेज का प्रयोग करता है तो वो योगी हो सकता है क्या? क्योंकि वो हिंसा करेगा, और जो हिंसा करता है वो योग का नियम ही नहीं है। दूसरा, हमारा कार्यकर्ता निर्व्यसनी होगा। कोई शराब पिए वो हमारा योग शिक्षक हो सकता है? कोई बियर पिए वो हमारा योग शिक्षक हो सकता है? अपने यहां तो कोल्ड ड्रिंक भी पीने की मनाही है। शराब और बियर की बात तो छोड़ दीजिए, गुटखा तंबाकू की बात छोड़ दीजिए, गांजा अफीम की बात छोड़ दीजिए, हमारा कोई भी कार्यकर्ता कोल्ड ड्रिंक तक का सेवन नहीं करेगा। पीने के लिए बेल का शरबत है, आम का शरबत है, मैंगो शेक है, 50 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, 50 प्रकार की के रस बनाए हैं। हमारा कार्यकर्ता स्वस्थ होगा। बीमार व्यक्ति हमारा कार्यकर्ता नहीं हो सकता। हमारे कार्यकर्ता के लिए बीमार होना मना है। बीमार हो जाए तो योग आयुर्वेद से अपने आप को ठीक करने का प्रयास करना है। लेकिन हम इतने व्यवहारिक भी हैं कि कोई कार्यकर्ता बना 50 साल की उम्र में, उसको हार्ट अटैक हो गया, तो हम ये नहीं कहते कि हार्ट अटैक हो गया तो स्टंट मत डलवाओ। अगर इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में जो भी पद्धति या पैथी हमारे प्राण बचा सकती है उसका सहारा लेंगे और उसके बाद फिर योग आयुर्वेद का पालन करेंगे। मतलब हम कहीं से भी, हमारी नियमों में दृढ़ता है, लेकिन साथ साथ हम फ्लेक्सिबल भी इतने हैं कि हम व्यवहारिक वैज्ञानिक समाधान, कोई भी पद्धति है तो उसका प्रयोग कर लेते हैं। पहले खरड़ होती थी ना, अब हाथ से खरड़ करेंगे तो कितना करेंगे? तो खरड़ में हाथ में जो गति होती है, पतंजलि ने वैसी ही एक मशीन बनवा ली। अब खरड़ करेंगे तो बहुत हजारों लोग लगाने पड़ेंगे, मशीन भी तो वैसी बन सकती है। तो हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने वाली संस्था है, हम विज्ञान के विरोधी नहीं है। कोई भी अच्छी चीज है उसके प्रभाव दुष्प्रभावों का मूल्यांकन करके हम उसका प्रयोग करते हैं। हमारा कार्यकर्ता समर्थ होगा। पतंजलि ऐसी संस्था है जो ये कहती है कि हमारी भारतीय संस्कृति में, सनातन में, दरिद्रता का मतलब आध्यात्मिकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो दरिद्र है वही धार्मिक आध्यात्मिक है। हमारे सनातन धर्म में क्या सिद्धांत है? सार्वजनिक जीवन में वैभवता, कि हमारे पास सब कुछ है, सोना है, चांदी है, हीरे हैं, जवाहरात हैं, महल है, विमान है, घोड़े हैं, और फिर हम उसका त्याग पूर्वक उपभोग करें कि महल तो है, गद्दा है, एसी है, लेकिन सोएंगे कहां? कि
कि हम जमीन पर भी सोए, बिना एसी के सोए तो नींद आ जाए। अब जिसके पास कुछ नहीं है वो तो दरिद्र है। सनातन दरिद्र नहीं है, सनातन कहता सब कुछ प्राप्त करो, लेकिन प्राप्त करने के बाद उसका उपभोग कैसे करो? त्याग पूर्वक करो। पूज्य स्वामी जी महाराज के यहाँ 1500 कमरे हैं ना एसी के, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज कहाँ सोते हैं? नॉन एसी में सोते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ बेड हैं, गद्दे बने हुए कि नहीं बने हुए, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज कहाँ सोते हैं? जमीन पर सोते हैं। पतंजलि के पास 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है ना, 1 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है, पतंजलि संस्था है, लेकिन फिर भी पूज्य स्वामी जी महाराज 2 कपड़े पहनते हैं, 2 कटोरी खाते हैं, खड़ाऊ पहनते हैं। आपने कभी हीरे जवाहरात पहने हुए उनको देखा? कोई उपभोग करते हुए देखा? वो जो माला भी अभी पूज्य स्वामी जी महाराज पहनते हैं वो उनके गुरु की दी हुई है, रुद्राक्ष की माला के स्वामी जी आप ये पहन लीजिए, और उसके लिए भी पूरी तरह निर्लिप्त है। कुछ भी छोड़ना पड़े तो छोड़ के तुरंत एक कोपीन में, एक लंगोट में कहीं भी जा सकते हैं। तो हमारा कार्यकर्ता समर्थ होगा, उसको अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से करना है, पुरुषार्थ करके जीवन में अभ्युदय प्राप्त करना है, भगवान के विधान का और देश के संविधान का पालन करके उसको अच्छा व्यापार, अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, और उससे अपने परिवार का स्वयं का भरण पोषण करना है, और सामर्थ्यवान बन के अपना 10% समाज की सेवा में भी लगाना है। तो ये हमारे संगठन की सप्त मर्यादाएं हैं। हमारा कार्यकर्ता समर्पित होगा पूरी तरह से। एक बार आप हमारे पतंजलि से जुड़ गए तो फिर आपको किंतु परंतु नहीं करना। एक बार जुड़ गए तो अपने संगठन के प्रति कट्टरता रखनी है। आप एक बार जुड़ गए, पूज्य स्वामी जी के शिष्य हैं, योग की कक्षा लग रही है, आपने अंदर तक सारा देख लिया, फिर किसी दिन खबर आई कि पतंजलि के घी का सैंपल फेल, तो आपको गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास नहीं होना। आपके सामने कोई कहे कि पतंजलि के घी का सैंपल फेल हो गया, तो आप वहीं पर दृढ़ता से, समर्पित भाव से, कट्टरता से जुट जाएं कि मैंने पतंजलि को अंदर तक देखा है, मेरी संस्था और मेरे गुरु गलत नहीं हो सकते। ऐसी दृढ़ता का भाव होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम आपको ये नहीं कहते कि अंधभक्त बनो, अपने यहां तो अंध व्यक्ति है ही नहीं, तो कोई ढोंग आडंबर पाखंड नहीं है। तो हमारे कार्यकर्ता को 100% समर्पित होना है। हमारी अगली मर्यादा है गैर राजनीतिक जीवन। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता गैर राजनीतिक जीवन जिएगा। वो अपने, हमारा कोई कार्यकर्ता है तो वो झंडा लेकर किसी राजनीतिक दल की बैठक में नहीं जाना उसको। हमारा कोई कार्यकर्ता है वो वोट तो देगा, लेकिन राजनीतिक पार्टी की गतिविधियों में भाग नहीं लेगा। हमारा कार्यकर्ता, हमारा पदाधिकारी किसी राजनीतिक संगठन में पदाधिकारी नहीं हो सकता। तो ये हमारी सब सिद्धांत और सप्त मर्यादाएं हैं। ठीक है या गलत है? ये सब इसका पालन कर सकते हैं, और करेंगे तो अच्छा बनेंगे या नहीं बनेंगे? कोई गलत व्यक्ति हमारा सदस्य बन सकता है? हमारी अगली प्रतिज्ञा है कि हमारा कार्यकर्ता 100% राष्ट्रवादी चिंतन करेगा, व्यक्तिवादी चिंतन नहीं होगा, परिवार का चिंतन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मैं गुज्जर हूं तो मैं केवल गुज्जर समाज का चिंतन करूंगा। हमें अपने आप को गौरव महसूस करना है, अपने क्रांतिकारियों को, अपने महापुरुषों को सम्मान देना है। सभी जाति समान, सभी जाति महान का भाव रखना है, किसी भी जाति का तिरस्कार नहीं करना। लेकिन हमारी सोच इतनी संकीर्ण नहीं होगी कि हम जातिवादी, व्यक्तिवादी सोच में उलझे। हमारा जो चिंतन होगा वो क्या होगा? 100% राष्ट्रवादी। हमारी तीसरी प्रतिज्ञा है कि हम 100% विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी का पालन करेंगे। हमारे जीवन में दूसरी, तेल, चटनी, साबुन, आटा, दाल, मसाले, रसोई घर के और बाथरूम के सामान प्रयोग होते हैं, कपड़े प्रयोग होते हैं। अब ये जो बाथरूम के सामान, रसोई घर के सामान है, ये जीरो टेक्नोलॉजी के सामान है या नहीं है? अब पापड़ बनाने में कोई टेक्नोलॉजी है? चटनी बनाने में कोई टेक्नोलॉजी है? पापड़ और चटनी आप घर में बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? आटा घर में बना सकते हैं, सरसों का तेल घर में निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? साबुन घर में बना सकते हैं, उपटन घर में बना सकते हैं, शैम्पू घर में बना सकते हैं रीठा सीकाकाई से। तो ये सारी चीजें क्या है? जीरो टेक्नोलॉजी की। तो जीरो टेक्नोलॉजी की विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, और विदेश से यदि हमें कोई रॉकेट खरीदना है, हवाई जहाज खरीदना है, मिसाइल खरीदनी है तो हम खरीदेंगे। ये तो सरकार की बात हुई। व्यक्तिगत जीवन में आपको मोबाइल की आवश्यकता है, स्वदेशी नहीं है, तो आप विदेशी खरीद सकते हैं। लेकिन आपको यदि शून्य तकनीकी का सामान खरीदना है तो केवल स्वदेशी सामान ही खरीदना है। खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए?
हमारी चौथी प्रतिज्ञा है देशभक्त लोगों को 100% संगठित करना। हमारी पांचवी प्रतिज्ञा है 100% योग में भारत का निर्माण करना, स्वस्थ समृद्ध संस्कारवान भारत बनाना। ये हमारी 5 प्रतिज्ञाएं हैं। तो हमारी सब सिद्धांत, सप्त मर्यादाएं, पंच प्रतिज्ञाएं ठीक है या गलत है? आपको अच्छी लगी? इसका मतलब आप एक अच्छे संगठन से जुड़े हैं जिसका इतना बड़ा दृष्टिकोण है, जिसका संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं है। आप जितने बाकी संगठन, कोई डेरा देखते हैं, कोई आप अपने अड़ोस पड़ोस में कोई गुरु का, किसी व्यक्ति का संगठन देखते हैं, तो वो केवल खुद तक या अपनी जाति तक या अपनी विचारधारा तक सिमट जाता है। हमने जो आपको सिद्धांत बनाए वो सब सार्वभौमिक और बड़े सिद्धांत हैं या नहीं है? जो व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत करनी है वो खुद अपने जीवन से करनी है। हमें गांव गांव तक, घर घर तक जाकर योग का प्रचार प्रसार करना है, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करना है। हमारे जो पूर्वजों का ज्ञान इन पुस्तकों में जो आपको दिया है, उसमें योग है, आयुर्वेद है, घरेलू उपचार है, उसमें दिनचर्या है, उसमें देवी संपद है, उसमें जीवन जीने की पद्धति है। वो सारी चीजें आपकी अपने लिए हैं, अपने साथ साथ आपको दूसरों के बीच में भी इसका प्रचार प्रसार करना है। हमें अपनी नियमित योग की कक्षाएं बढ़ानी है। आप अगर एक योग की कक्षा लगा रहे हैं तो आपको 2 योग की कक्षा लगानी है। आपकी कक्षा में 5 व्यक्ति आते हैं तो आपको कोशिश करनी है कि 10 व्यक्ति आए, 15 आए, 20 आए, 50 आए, 100 आए। आपको अपने जैसे और शिक्षकों को तैयार करना है। इस भारत में यदि 140 करोड़ में से अगर 20 करोड़ भी आप जैसे तैयार हो जाएं तो भारत बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा? आपको जो यहां सिखा रहे हैं, 20 करोड़ लोगों को हम यहां हरिद्वार में बुलाकर सिखा दें तो पूरा भारत अच्छा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो हमें ऐसे करोड़ों लोगों को अपने जैसा बनाना है, अपने जैसा विचारवान बनाना है। देखिए, खरपतवार बोनी पड़ती है, अपने आप उगती है। खेती करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो आपको अपने जैसे कम से कम 100 व्यक्तियों को योग शिक्षक बनाना है। बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? आपकी जो 100 घंटे की ट्रेनिंग हुई उसमें आपको बहुत कुछ सिखाया गया है, नहीं सिखाया गया? उस 100 घंटे की ट्रेनिंग में तो हमने आपको सिखाया आपकी बीमारी कैसे दूर होगी, आपके बीमारियों के पैसे कैसे बचेंगे, आपको नींद कैसे अच्छी आएगी। अब आम आदमी को आप कहें कि 100% मतदान करो, देश के बारे में चिंतन करो, सनातन के बारे में चिंतन करो, तो उसको ये बातें समझ आएंगी? वो हमारे पास ही नहीं आएगा। तो ये योग क्या है? योग से बीमारी दूर करना और व्यक्ति को लाभ पहुंचाना, ये व्यक्ति को जोड़ने का पहला चरण है। और अंतिम चरण हमें हर व्यक्ति को योगी, निरोगी, उपयोगी और देशभक्त बनाना है, ताकि वो अपने आप को स्वस्थ करे और इस देश को बदलने का काम भी करे। ठीक है या गलत है? करना चाहिए ना? तो आपको कम से कम 100 व्यक्तियों को अपने जैसा बनाना है। शुरू में आपको उनको इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं बतानी। इतनी बड़ी बातें बताएंगे तो उसके समझ नहीं आएंगी। तो आपको शुरू में केवल एक ही बात करनी है कि आप बीमार हैं क्या? आप अगर ठीक होना चाहते हैं तो योग की क्लास में आइए, आप योग शिक्षक बनिए। आप बीमार नहीं हैं और आप कभी बीमार नहीं होना चाहते तो योग की कक्षा में आइए। ये 2 सवाल आपको करने हैं। तो व्यक्ति आपसे जुड़ेगा व्यक्तिगत अपने लाभ के लिए, देश का काम करने के लिए, समाज का काम करने के लिए। आप 100 व्यक्तियों को कहेंगे तो कोई एक आएगा। लेकिन आप जब कहेंगे कि आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं, आप ठीक होना चाहते हैं, आप बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो अपने लाभ के लिए वो 100 के 100 व्यक्ति आपके पास आ सकते हैं। आ सकते हैं या नहीं आ सकते? आप में से कौन कौन है जो बीमारी दूर करने के लिए योग शिक्षक बने थे, योग से जुड़े थे? शर्माओ नहीं, हाथ खड़े करो। अब आप जुड़े तो थे बीमारी दूर करने के लिए, अपने पैसे बचाने के लिए, दवाइयां बंद करने के लिए, लेकिन हमने आपको शिक्षक बना दिया और यहां से ट्रेनिंग देकर भेज दिया, तो आप एक क्रांतिकारी बने या नहीं बने? तो ऐसे ही हमें दूसरे लोगों को भी क्रांतिकारी बनाना है। तो हमें योग की कक्षाओं का विस्तार करना है। एक एक हमारी योग की कक्षा हमारी शक्ति का केंद्र है। क्या है? हमारी शक्ति का केंद्र है। एक एक योग की कक्षा में इतनी ताकत है, जैसे एक बरगद का बीज आपने देखा, एक बरगद के बीज में एक बरगद का पूरा पेड़ छुपा है या नहीं छुपा? संभावना है या नहीं है? और उस एक बीज में एक बरगद का पेड़ बना, तो उस बरगद के हर एक बीज में अनेकों बरगद होने की संभावना है या नहीं है? तो आप जब समाज का, देश का, संगठन का काम करें तो आपको इसी संभावना को देखना है
कि हर व्यक्ति के अंदर जिसको आप योग शिक्षक बनाएंगे उसके अंदर भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज की तरह विशाल होने की संभावना है। उस एक व्यक्ति से हजारों नए योग शिक्षक तैयार हो सकते हैं। हमारे शिक्षकों को कार्य धरातल पर भी करना है और अपनी रिपोर्टिंग भी ठीक से करनी है। रिपोर्टिंग कैसे करनी है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आपको गांव गांव जाना है, अपने पास के गली मोहल्ले में जाना है, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने अलग अलग बिल्डिंग में, कॉलोनियों में जाकर वहां के लोगों को इकट्ठा करके 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का योग शिविर लगाना है और फिर उसमें जो अच्छा योग करे उसको योग शिक्षक बनाना है, उसकी योग की कक्षा स्थापित करनी है। हम ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर हर गांव में, हर गली मोहल्ले और कॉलोनी में निःशुल्क योग की कक्षा लगे और भारत का कोई भी व्यक्ति बीमार ना हो। भारत में किसी भी फार्मा कंपनी की कोई दवा किसी को खाने की जरूरत नहीं पड़े। फार्मा कंपनियों की बात तो छोड़ दीजिए, किसी को आयुर्वेद की दवा भी नहीं लेनी पड़े, होम्योपैथी की दवा भी नहीं लेनी पड़े। सारे व्यक्ति केवल योग से और स्वस्थ दिनचर्या से अपने आप ठीक हो जाएं। ऐसा भारत हम बनाना चाहते हैं। तो आपको दूसरे लोगों को योग शिक्षक बनाना है, योग की कक्षाएं लगानी है। हम भारत के हर गांव को कैसा बनाना चाहते हैं, आपको पता लगेगा कि हम क्या करना चाहते हैं। तो हम भारत के हर गांव को रोग मुक्त बनाना चाहते हैं, भारत के हर गांव को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, हम भारत के हर गांव को नशा मुक्त और संस्कारवान बनाना चाहते हैं, हम भारत के हर गांव को हिंसा मुक्त और शाकाहारी बनाना चाहते हैं, हम भारत के हर गांव को भय मुक्त और सद्भावना युक्त गांव बनाना चाहते हैं, हम भारत के हर गांव को गंदगी मुक्त स्वच्छ गांव बनाना चाहते हैं, हम भारत के हर गांव को अशिक्षा और अंधविश्वास से मुक्त आदर्श गांव बनाना चाहते हैं, हम भारत के हर गांव को अनियंत्रित जनसंख्या से मुक्त सुखी गांव बनाना चाहते हैं, समृद्ध गांव बनाना चाहते हैं, हम हर गांव को सिंचित गांव बनाना चाहते हैं, स्वावलंबी गांव बनाना चाहते हैं, हम हर गांव को धार्मिक गांव बनाना चाहते हैं। प्रतिदिन आस्था टीवी पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर पूज्य स्वामी जी महाराज का कार्यक्रम आता है, तो आप निरंतर पूज्य स्वामी जी महाराज को रोज जरूर सुने और आपको भी इतना अच्छा वक्ता बनना है। अभी सुबह मैंने आपके सामने कुछ बोला ना, वो अलग विषय था, आज का विषय अलग है। अभी आपके सामने जितने भी लोग मंच पर आते हैं, जो आप देखते हैं आसपास आपके राज्य प्रभारी से और उनसे वरिष्ठ, वो सब अलग अलग विषयों के ऊपर बोल सकते हैं। तो आपको भी निरंतर स्वाध्याय करके इतना अच्छा वक्ता बनना है कि आप अपने आसपास के गली मोहल्ले और गांव को अपना जो आप सोचते हैं उसको सोचने के लिए प्रेरित कर सकें, उसको आप मोटिवेट कर सकें। ऐसा आपको वक्ता बनना है। तो इसके लिए आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वाध्याय करना है। हमने आपको कुछ पुस्तकें दी ना, इन सबको आपको पढ़ना है और इनके साथ साथ आपको और जो अच्छी पुस्तकें कहीं से भी मिले, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, किसी पुस्तक मेले से, तो वहां से आपको अच्छी पुस्तकें लाकर निरंतर स्वाध्याय करना है और निरंतर कुछ नया सीखना है।